नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए हिंदी का पेपर नंबर 70 लेकर आया हूं। हिंदी के 100 टेस्टों की ये सीरीज चल रही है। टारगेट है रीट एग्ज़ाम 2022 में 30 में से 30 प्रश्नों को सही करने का हिंदी में। ठीक है, तो जिनके भी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है या लैंग्वेज सेकंड हिंदी है, वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा साथियों, चाहे आप लेवल 1 से हो या लेवल 2 से हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बेहतरीन 30 प्रश्नों का संकलन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 1 है, चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? शब्द क्या है? चक्रपाणी। तो बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, क्रमधारय समास है या तत्पुरुष समास है? तो देखिएगा, चक्र है पानी में, जिसके पानी मतलब हाथ होता है साथियों। तो किसके हाथ में चक्र है? विष्णु जी के हाथ में चक्र है, अर्थात यहाँ तीसरा अर्थ निकल रहा है। और जहाँ पर तीसरा अर्थ निकलता है वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 1 में सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 2 है, किस क्रमांक में समास का सही विग्रह नहीं हुआ है? मुरलीधर मुरली को धारण करने वाला, दोपहर दोपहरों का समाहार, उल्टा पति का नाश करने वाली और कनक लता कनक के समान लता। तो बताइए प्रश्न संख्या 2 में जिस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है वह कौन सा विकल्प है साथियों? प्रश्न संख्या 2 में राइट आंसर बताना है। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 में आपके जो सही उत्तर है, मुरलीधर मतलब मुरली को धारण करने वाला, दोपहर मतलब दोपहरों का समाहार, उल्टा पति का नाश करने वाली, ये गलत दे रखा है क्योंकि उल्टा का मतलब यहाँ पर साथियों पति का नाश करने वाली नहीं, यहाँ पर उल्टा जो कुल का नाश करे उसका अर्थ होता है ये। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है इसका समास विग्रह सही नहीं हुआ है, अतः प्रश्न संख्या 2 में आपके विकल्प नंबर 3 सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? दर्शन, मन, पराठा और सितार। तो देखो, पराठा, मन, सितार और दर्शन, ये जो 4 विकल्प है इनमें से वह विकल्प कौन सा है जो सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त हो साथियों? प्रश्न संख्या 3 में आपके राइट आंसर बताना है। तो तीसरे प्रश्न में जो आपके सही उत्तर होगा, यहाँ पर देखिएगा जो दर्शन शब्द है, कौन सा शब्द साथियों? दर्शन शब्द सदैव किस में प्रयुक्त होता है? बहुवचन में प्रयुक्त होता है, अतः विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 3 में बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। तो चौथा प्रश्न देखेंगे, कौन सा शब्द एक वचन है? विचारों, भाषाओं, अक्षय और मनुष्यों। तो देखिएगा, एक वचन शब्द का आपको प्रश्न नंबर 4 में चुनाव करना है साथियों। विचारों, विचारों शब्द क्या है? बहुवचन है, जबकि इसका एक वचन रूप होता है विचार। क्या होता है? विचार। भाषाओं शब्द बहुवचन है, जबकि इसका एक वचन रूप होता है भाषा। मनुष्य शब्द बहुवचन है, जबकि इसका एक वचन होता है मनुष्य। तो ये तीनों ही यहाँ पर दूसरा, चौथा और पहला जो विकल्प है ये किसके उदाहरण है? बहुवचन के। तो जो अक्षय शब्द है साथियों, ये शब्द किस में आएगा? एक वचन में आएगा, अतः विकल्प नंबर जो 3 है प्रश्न नंबर 4 में सही उत्तर है। अक्षय शब्द कौन सा शब्द है? एक वचन है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। तो 5वां प्रश्न देखेंगे, कीमत का बहुवचन होगा? कीमती, कीमतों, कीमतों और कीमत। तो देखिएगा, यहाँ पर जो कीमत का कीमत तो बहुवचन होगा नहीं, यहाँ चौथा विकल्प तो आपका आंसर नहीं है। अब आपके सामने कीमती, कीमत का कीमती बहुवचन नहीं होगा, कीमतों या कीमतों, इसमें दोनों में क्या है? इसमें छोटी की मात्रा है और इसमें बड़ी की मात्रा है। तो प्रश्न संख्या 5 में कौन सा विकल्प आपका सही है साथियों? कीमत शब्द का बहुवचन इनमें से कौन सा रहेगा? प्रश्न संख्या 5 में राइट आंसर बताना है, कौन सा रहेगा आपके 5वें प्रश्न में? तो साथियों, कीमत शब्द का जो बहुवचन है वो रहेगा कीमतों। तो यहाँ पर कीमतों जो शब्द है साथियों वो दूसरे विकल्प में दे रखा है। देखो, यहाँ विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न 5 में सही है। नेक्स्ट 6ठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माध्यम का बहुवचन होगा? मध्यमा, माध्यमिक, मध्यम और माध्यमों। तो माध्यम शब्द का बहुवचन बताइए प्रश्न नंबर 6 में कौन सा विकल्प सही रहेगा यहाँ पर?
तो देखो माध्यम जो शब्द है यह एक एकवचन शब्द है और इसका जो बहुवचन रूप होगा साथियों वो मध्यमा नहीं, ना ही मध्यम, ना ही माध्यमिक, बल्कि माध्यम शब्द का बहुवचन माध्यमों होगा। क्या होगा? माध्यमों एक बहुवचन शब्द है, जबकि माध्यम जो शब्द है यह एक एकवचन शब्द है। तो विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 6 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। 7वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा प्रत्यय है जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द है जिसमें हारा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? तो पनिहारा, पालनहारा, लकड़हारा और किस्मतहारा। तो देखिएगा किस्मत प्लस हारा, किस्मतहारा बिल्कुल सही है ये तो। लकड़ी प्लस हारा, लकड़हारा सही है। पालन प्लस हारा, पालनहारा। अब देखो पनिहारा नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है पनिहारी। पनिहारा शब्द गलत होता है साथियों। अतः प्रश्न नंबर 7 में ये जो पनिहारा जो शब्द है इसमें सही तरीके से हारा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, पनिहारी होना चाहिए था। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है। साथियों वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा, पूरे 30 प्रश्न देख करके जाइएगा। कमाल के प्रश्न आपको पूरे 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे, बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो चलिए 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपका प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 8 है आपके। गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ईया प्रत्यय लगा हुआ है, एया प्रत्यय लगा हुआ है, एया प्रत्यय लगा हुआ है या ईया प्रत्यय लगा हुआ है? तो साथियों गवैया जो शब्द है इसमें आपको प्रत्यय की पहचान करनी है कि भाई इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो प्रश्न संख्या 8 में राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपके 8वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखिएगा गवैया जो शब्द है इसमें अगर हम प्रत्यय की बात करें तो देखो बड़ा ए होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर संधि विच्छेद करके हमको देखना पड़ेगा साथियों। तो देखो गवैया शब्द में एया नहीं अय्या प्रत्यय लगा हुआ है। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न देखेंगे। किस क्रम में क्रमवाचक कृत प्रत्यय नहीं है? खिलौना, ओढ़ना, चलनी और खुरचन। तो देखो कृत प्रत्यय क्या होते हैं? जो क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं वह प्रत्यय क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं, क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले। लेकिन है यहाँ पर कर्मवाचक पूछा गया है साथियों कि कर्मवाचक कृत प्रत्यय कौन सा नहीं है। मतलब 3 तो कर्मवाचक है और 1 नहीं है। तो खिलौना, ओढ़ना और चलनी तीनों ही कर्मवाचक कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं, लेकिन खुरचन जो शब्द है ये कर्मवाचक कृत प्रत्यय में नहीं आएगा। इसलिए प्रश्न संख्या 9 में आपके चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 10वां प्रश्न देखेंगे। नवोड़ा शब्द में संधि विच्छेद होगा। नवोड़ा शब्द का संधि विच्छेद पूछा है। तो नव प्लस ओड़ा, नवो प्लस ड़ा, नव प्लस उड़ा और नव प्लस उड़ा। तो देखो प्रश्न नंबर 10 में राइट आंसर बताइएगा। नवोड़ा शब्द का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा होगा? 10वें प्रश्न में साथियों ये जो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से टाइप तो ऐसे किया था सड़क वाला, यहाँ पर सड़क वाला क्या सॉरी ये है ना, लेकिन ये सड़क वाला टाइपिंग हो गया दोनों जगह। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ऐसे तो कोई सा भी विकल्प सही नहीं होगा, लेकिन नवोड़ा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है आपको बता देता हूँ। तो नव प्लस उड़ा क्या होगा? नव प्लस उड़ा बराबर शब्द बनेगा नवोड़ा। यहाँ ड़ नहीं, इस प्रकार का ड़ होना चाहिए था। तो विकल्प नंबर 3 आपके सही हो जाता है यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 में। नेक्स्ट 11वें प्रश्न को देख लेते हैं। जो प्रश्न नंबर 11 है, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या यन संधि है? तो देखिए परोपकार शब्द का अगर हम विच्छेद करें तो पर प्लस उपकार क्या होगा? संधि विच्छेद पर प्लस उपकार बराबर शब्द बनेगा परोपकार। तो अ के बाद में उ आ रहा है जिससे औ हो रहा है, और साथियों ऐसा किस संधि में होता है? गुण संधि में होता है। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अन्वीक्षण शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या यण संधि है? तो देखो अन्वीक्षण शब्द का संधि विच्छेद करके देखते हैं। अन्वीक्षण शब्द का संधि विच्छेद होता है अनु प्लस ईक्षण। क्या होता है? अनु प्लस ईक्षण बराबर शब्द क्या बनेगा? अन्वीक्षण बनेगा। अब उ के बाद में असमान स्वर आ रहा है, जहाँ पर ई के बाद में, उ के बाद में या री के बाद में बड़ा रूप भी इनका हो सकता है। ई स्क्वायर, उ स्क्वायर मतलब बड़ी ई छोटी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, और री के बाद में असमान स्वर आता है तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। ई का ये हो जाता है
ऊ का वे हो जाता है और री का रे बन जाता है साथियों। तो यहाँ अनु प्लस इक्षण ऊ का क्या हो गया, वह हो गया। तो यण संधि आपका जो चौथा विकल्प है प्रश्न नंबर 12 में सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे तो आपके 13वां प्रश्न देख लेते हैं। दयाद्री शब्द में प्रयुक्त समास है कर्म तत्पुरुष समास है, करण तत्पुरुष समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास है और संबंध तत्पुरुष समास है। तो इसका समास विग्रह यदि हम करके देखें तो इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। साथियों प्रश्न संख्या 12 में दयाद्र जो शब्द है इसमें जो प्रयुक्त समास है दया से आद्र, दया से आद्र क्या कहलाता है साथियों, दयाद्र कहलाता है। तो कर्ता ने कर्म को करण से अथवा के द्वारा, तो से आ रहा है इसमें, तो मतलब ये करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। मतलब प्रश्न संख्या 12 में आपके कौन सा विकल्प सही है साथियों, दूसरा विकल्प सही है। संबंध का के की, तो दया का आद्र नहीं होता है, दया से आद्र होता है। सेकंड विकल्प ही प्रश्न नंबर 12 में सही रहेगा। नेक्स्ट 13वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। 13वां प्रश्न है निम्न में से किसकी संधि सही नहीं हो रही है। दीन प्लस अनाथ दीनानाथ, अप प्लस अंग अपंग, मूसल प्लस धार मूसलाधार, लकड़ी प्लस हारा लकड़हारा। तो जिसकी संधि सही नहीं हो रही है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 13 में करना है साथियों। मूसल प्लस धार यहाँ शब्द बनता है मूसलाधार, बिल्कुल सही संधि हो रही है। संधि की दृष्टि से कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनमें लगता है कि भाई आपके इसमें ये नियम लगेगा, लेकिन कुछ चीज़ें अपवाद होती है। जैसे मूसल प्लस धार, तो मूसलाधार ये अपवाद है दीर्घ संधि का। लकड़ी प्लस हारा लकड़हारा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें संधि होती नहीं है लेकिन संधि जैसे प्रतीत होते हैं। अप प्लस अंग अपंग ये अपवाद है दीर्घ संधि का, लेकिन संधि बिल्कुल सही हो रही है। लेकिन दीन प्लस अनाथ नहीं होता है, दीनों का अनाथ दीनानाथ थोड़ी होता है, दीनों का नाथ दीनानाथ होता है साथियों। दीन प्लस नाथ दीनानाथ होना चाहिए था, दीन प्लस अनाथ दीनानाथ नहीं होता है। अतः विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 14वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो निम्न में से कौन से विकल्प में सही विलोम युग्म है। परोपकार का उपकार, क्रिया का अक्रिया, वादी का विवादी और मेहमान का मेजबान। तो प्रश्न नंबर 14 का कौन सा विकल्प सही रहेगा। देखिए यहाँ पर सही विलोम युग्म आपसे पूछा गया है, तो उपकार और परोपकार तो एक जैसे शब्द है, विलोम का मतलब तो उल्टा होता है। क्रिया का यहाँ पर क्रिया का अक्रिया नहीं प्रतिक्रिया होगा साथियों, ये आपका आंसर नहीं है। वादी विवादी ये भी आपका आंसर नहीं है, बल्कि मेहमान का विलोम मेजबान होता है, ये बिल्कुल सही दे रखा है। तो विकल्प नंबर जो 4 है आपके प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। 15वां प्रश्न है देशज शब्द है खुरपी, जादू, रज्जू और पुत्र। तो इनमें से कौन सा शब्द देशज है। 15वें प्रश्न में सही उत्तर का चयन करो। तो देखो यहाँ पर रज्जू, पुत्र या जादू शब्द यहाँ पर देशज शब्द नहीं है, बल्कि जो खुरपी शब्द है साथियों ये एक देशज शब्द है। तो विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 15 में सही है। चलिए नेक्स्ट 16वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 16 है आपके भाषा की प्रकृति के संबंध में असत्य कथन है। भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर है। भाषा एक असामाजिक प्रक्रिया है और भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर है। तो प्रश्न संख्या 16 में भाषा की प्रकृति के संबंध में जो कथन आपको असत्य लगता है उसका चुनाव आपको प्रश्न नंबर 16 में करना है साथियों। अगर हम देखें तो पहला कथन भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, बिल्कुल सत्य कथन है। कठिनता से सरलता की ओर बढ़ती है, मतलब पहले हम भाषा को सीखने में हमें बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है, फिर चीज़ें धीरे धीरे सरल हो जाती है, सही है। लेकिन भाषा एक असामाजिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि भाषा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो विकल्प नंबर जो 3 है आपके, ये भाषा की प्रकृति के संबंध में कैसा कथन है, असत्य कथन है। तो तीसरा विकल्प आपके 16वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 17 है कौन सा प्रश्न कौशलों के लिए सही नहीं है। प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, हाँ अथवा न उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना और सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना। तो बताइए प्रश्न नंबर 17 में कौन सा आंसर रहेगा जो प्रश्न कौशलों के लिए सही नहीं है साथियों। तो 17वें प्रश्न का राइट आंसर देख लेते हैं। देखिएगा जो प्रश्न कौशलों के लिए सही नहीं है, तो यहाँ
पहला और दूसरा विकल्प जो है ये तो प्रश्न कौशलों के लिए सही है, क्योंकि प्रश्नों को प्रोत्साहन भी देना चाहिए और प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग भी करना चाहिए। लेकिन साथियों तीसरा विकल्प कह रहे हैं हाँ अथवा न उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, तो यह आपका जो है प्रश्न कौशलों के लिए सही नहीं है। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न 17 में सही है। भाषा के विभिन्न कौशलों को रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करनी है। रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है, निम्न रूप में, क्रमिक रूप में, एकीकृत रूप में और उच्च रूप में। तो साथियों सभी को पता होगा कि भाषाई कौशलों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सा? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये जो चारों भाषाई कौशल है इनको किस रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है? प्रश्न नंबर 18 में राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो साथियों 18वें पृष्ठ में जो राइट आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3। भाषा के जो विभिन्न कौशल है इनको एकीकृत रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। थर्ड विकल्प आपके 18वें पृष्ठ में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। 19वां प्रश्न है, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले और चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाए। तो बच्चों को हमें क्या करना है? पढ़ना सिखाना है। तो साथियों इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है? कौन सा विकल्प आपको 19वें प्रश्न में बिल्कुल उचित लग रहा है? तो प्रश्न संख्या 19 में जो आपके सही उत्तर रहेगा, देखिए केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो और घर की भाषा सुनने बोलने को मिले। विकल्प तो ये भी सही लग रहे हैं, लेकिन इससे भी जो बेहतर विकल्प लग रहा है वो है तीसरा, जो लक्ष्य भाषा मतलब जिसको हमें सीखना है, इसकी अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले साथियों, तो ये पढ़ना सीखने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक माना जाता है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 19 में सही है। नेक्स्ट 20वें प्रश्न की ओर आते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 20 है, छात्रों को बोलने, लिखने, पढ़ने में अभ्यास कराना इस सिद्धांत का कार्य है। स्वाभाविकता के सिद्धांत का, क्रियाशीलता के सिद्धांत का, रुचि के सिद्धांत का और वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत का। तो प्रश्न नंबर 20 में राइट आंसर बताइए कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा। तो साथियों 20वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर है, देखिए छात्रों को बोलने, लिखने, पढ़ने में अभ्यास कराना मतलब अभ्यास करेंगे तो क्रिया होगी, अर्थात यह कौन से सिद्धांत का कार्य है? क्रियाशीलता का सिद्धांत है साथियों। विकल्प 2 आपके 20वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 21वां प्रश्न देख लेंगे। अहोरात्र शब्द का सही संधि विच्छेद होगा अहा प्लस रात्र, अहो प्लस रात्र, अहन प्लस रात्र और अहा प्लस रात्रि। तो साथियों अहोरात्र जो शब्द है इसका संधि विच्छेद इनमें से कौन से विकल्प में दे रखा है? 21वें प्रश्न का राइट आंसर बताना है। साथियों प्रश्न नंबर 21 में कौन सा विकल्प सही है? तो राइट आंसर देख लेते हैं आपके 21वें प्रश्न का। अहोरात्र शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा वो है अहन प्लस रात्र बराबर शब्द बनता है अहोरात्र। इसको अहन की संधि भी कहा जाता है। किस संधि के नाम से भी जाना जाता है? अहन की संधि के नाम से। तो थर्ड विकल्प आपके 21 में सही है। नेक्स्ट 22 की ओर बढ़ेंगे। 22वां प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा क्रम सही प्रतीत होता है? परम प्लस तु, परंतु, वांग प्लस में, वांग में, भाट प्लस मुख, भाट मुख और सद प्लस वेग, सदवेग। तो जो क्रम सही प्रतीत होता है प्रश्न संख्या 22 में उसका चुनाव करना है। साथियों यहाँ पर अगर हम देखें सद प्लस वेग, सदवेग, तो सद प्लस वेग या वांग प्लस में, वांग प्लस में नहीं, वाक प्लस में होता है। वाक प्लस मई बराबर शब्द बनता है वांगमय। तो ये तो गलत हो गया। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर परंतु भाटमुख भी गलत है, टेकाना होना चाहिए, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। सद प्लस वेग और परम प्लस तु, तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? परंतु। जैसे हम लिखते हैं अंत, तो अंत में यहाँ मात्रा लगता है, इसे परम प्लस तु, परंतु बिल्कुल पहला विकल्प सही है। सत प्लस वेग सदवेग होना चाहिए, सद प्लस वेग नहीं। विकल्प 1 आपके 22वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 23वें प्रश्न को देखेंगे। तो मुक्तावली शब्द का संधि विच्छेद होगा मुक्त प्लस अवली, मुक्ता प्लस आवली, मुक्ता प्लस अवली और मुक्त प्लस आवली। साथियों मुक्तावली शब्द का मतलब क्या होता है? मोतियों की माला। मुक्तावली मतलब होता है मोतियों की माला। तो इसका अगर संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होगा मुक्ता प्लस अवली बराबर शब्द बनेगा मुक्तावली। दीर्घ संधि का ये उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है ये? दीर्घ संधि का। देखिए मुक्ता का मतलब क्या होता है? मोती से लिया जाता है और अवली का मतलब समूह से लिया जाता है। तो मोतियों का समूह या मोतियों की
माला। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न नंबर 23 का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट 24 पे आते हैं। तो आपके 24वां प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में संधि अशुद्ध हुई है? देवी प्लस अवतरण देव्य अवतरण, स्त्री प्लस उपयोगी स्त्रीपयोगी, अधि प्लस अधीन अध्यधीन, सत प्लस मार्ग सन्मार्ग। तो जो संधि अशुद्ध है उसका चयन आपको 24 में करना है। देखिए सत प्लस मार्ग बराबर शब्द बनेगा सन्मार्ग, तय का क्या हो जाएगा? न हो जाएगा साथियों, बिल्कुल सही है। यहाँ पर कौन सी संधि हो रही है? इसमें व्यंजन संधि हो रही है, ठीक है। फिर अधि प्लस अधीन तो अध्यधीन, ई के बाद में असमान स्वर आ रहा है तो ई का ये हो जाता है और ये में ए जुड़ गया तो ये पूरा होगा और ध यहाँ पर ऐसा रहेगा तो अध्यधीन, बिल्कुल सही है अध्यधीन। यहाँ पर विकल्प 3 भी सही है, दूसरा भी चौथा भी सही है। स्त्री प्लस उपयोगी तो साथियों स्त्री प्लस उपयोगी, ई के बाद में असमान स्वर आ रहा है तो ई का क्या होगा? ई का ये हो जाएगा साथियों, तो ई का ये हुआ, उ इसमें जुड़ जाएगा तो यू, तो स्त्री उपयोगी होना चाहिए, स्त्री उपयोगी गलत है ये, मतलब दूसरा विकल्प जो है इसमें संधि कैसी हो रही है? अशुद्ध हो रही है। बाकी यहाँ देवी प्लस अवतरण देव्य अवतरण बिल्कुल सही है। तो दूसरा विकल्प आपका राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 24 में, स्त्री प्लस उपयोगी से स्त्री उपयोगी बनना चाहिए, स्त्री उपयोगी नहीं। सेकंड विकल्प 24 में सही है। 25 पे आते हैं, सांगोपांग शब्द में कौन सी संधि है? सांगे प्लस पांग, सांगो प्लस पांग, स प्लस अंग प्लस उप प्लस अंग और सांग प्लस पांग। तो साथियों सांगोपांग शब्द का संधि विच्छेद प्रश्न नंबर 25 में करना है। देखिए मैंने यहाँ पर 2-3 टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न ऐड किए हैं क्योंकि ये टॉपिक में अन्य टेस्टों में बहुत कम रखता था। साथियों 25वां प्रश्न, कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए सांगोपांग का संधि विच्छेद होगा सांग प्लस उपांग, क्या होगा? सांग प्लस उपांग बराबर शब्द बनेगा सांगोपांग साथियों। लेकिन ऐसा तो विकल्प नहीं है तो फिर ये स प्लस अंग से सांग, सांग प्लस उप प्लस अंग सांगोपांग, बिल्कुल ये विश्लेषित किया हुआ विकल्प है, अतः तीसरा विकल्प 25 में सही है। नेक्स्ट 26 पे आते हैं, किस क्रम में अ उपसर्ग नहीं है? अनन्य, अनिर्वाच्य, अनैतिक और अनिद्र। तो जिसमें अ उपसर्ग नहीं है उसका चयन 26 में करना है। देखिए अ प्लस निद्र अनिद्र होता है, अ प्लस नैतिक अनैतिक होता है, अ प्लस निर्वाच्य अनिर्वाच्य होता है, लेकिन अनन्य में अ प्लस नन्य नहीं होगा, अन प्लस अन्य होगा साथियों। क्या होगा? अन प्लस अन्य बराबर शब्द बनेगा अनन्य। तो इसमें अनन्य शब्द में अ उपसर्ग नहीं है बल्कि कौन सा उपसर्ग है? अन उपसर्ग है, हलंत वाला। विकल्प 1 आपके 26 का राइट आंसर है। नेक्स्ट 27 पे आते हैं, अनुपसर्ग किसका द्योतक है? तो भीतर का, अभाव या निषेध का, अधिक का और अनुकूल का। मतलब अनुपसर्ग का आपको यहाँ पर अर्थ बताना है तो प्रश्न नंबर 27 में कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? अनुपसर्ग इनमें से किसका सही अर्थ प्रकट कर रहा है? तो अन का मतलब किससे लिया जाता है? अभाव या निषेध से लिया जाता है। अन का अर्थ अभाव और निषेध से। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों 27 में। नेक्स्ट 28 पे आते हैं। 28वां प्रश्न है, किस क्रम में सही उपसर्ग नहीं है? तो अभिष्ट, उच्छ्वास, आरोहण और परीक्षा। साथियों परीक्षा में अगर हम उपसर्ग की बात करें तो परी प्लस इच्छा बराबर शब्द बनता है परीक्षा। कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? परी उपसर्ग लगा हुआ है। उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास शब्द बनेगा उच्छ्वास, इसमें उत उपसर्ग लगा हुआ है। अभी प्लस इष्ट बराबर शब्द बनेगा साथियों अभिष्ट, तो मतलब इसमें अभी उपसर्ग लगा हुआ है। लेकिन आ प्लस रोहण, आ प्लस रोहण शब्द बनना चाहिए आरोहण, आरोहण शब्द क्या होता है साथियों? गलत होता है। अतः 28वें प्रश्न में आपके जो तीसरा विकल्प है इसमें सही उपसर्ग नहीं है, तो तीसरा विकल्प आपके 28 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 29 पे आते हैं तो 29वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 29 है आपके, 1857 की क्रांति का भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण स्थान है। यह वाक्य है तो सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? तो कोई नहीं आप हटा दीजिए। साथियों सरल, संयुक्त या मिश्र, कौन सा विकल्प आपका 29 में सही है? यह आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। देखिए 1857 की क्रांति का भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण स्थान है, ना ही तो कोई आश्रित वाक्य है इसमें, ना ही कोई संयोजक या विभाजक शब्दों से जोड़ रहा है या तो अलग अलग हो रहा है। तो साथियों ऐसे में यह कौन सा वाक्य है? ये एक
सरल या साधारण वाक्य है। सरल वाक्य भी आप इसको कह सकते हो या साधारण वाक्य भी आप इसको कह सकते हो। तो 29वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं। भाषा शिक्षण की कौन सी सामग्री श्रव्य है? ग्राफ है, चार्ट है, चित्र है और रेडियो है। तो श्रव्य सामग्री का मतलब किससे लिया जाता है? वह सामग्री जिसमें सिर्फ सुनाई देता है क्या कहलाती है? श्रव्य सामग्री कहलाती है। अब ग्राफ, चार्ट और चित्र तीनों ही कैसी सामग्रियां हैं? दृश्य सामग्रियां हैं साथियों, ये तीनों ही। लेकिन रेडियो में सिर्फ सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता है, अतः यह सिर्फ और सिर्फ कैसी सामग्री है? श्रव्य सामग्री है। तो विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 30 में सही है। कंप्लीट हुआ साथियों, 70 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके 30 टेस्ट आना और बाकी है हिंदी के, जिसमें बहुत ही शानदार, जानदार और बिल्कुल नए प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।